हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपके HUF तक पूरा हो गया था। आज से हमको पार्टनरशिप पढ़ना था। चलिए, हमने पहले उसमें पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि किसी एक चीज़ में फ्लॉज होते हैं, कमी होती है, तो उसके कमी और फ्लॉज को पूरा करने के लिए ही दूसरी चीज़ आती है ना। जैसे कि मान लीजिए इसी का ही हम एग्जांपल लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या क्या लिमिटेशंस पढ़े थे कि मैनेजरियल स्किल्स पढ़ी थी कि आपके पास मैनेजरियल स्किल्स पूरी नहीं होती हैं। आप मतलब आपको अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्समैन को हायर करना है, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट का आपको मतलब अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना है, या फिर ओवरऑल जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ चाहिए रहती है बिजनेस में, एक आदमी में पूरी नहीं हो पाती। तो अभी आपको लोग भी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंस की भी एक दिक्कत आती है। बैंक आपको फाइनेंस किस बेसिस पे देगी? अगर आपका क्रेडिट स्कोर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या फिर आपकी प्रीवियस पास हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, तो आपको बैंक किस बेसिस पे लोन देगी, है ना। आपको फाइनेंस कैसे मिलेगा अपने बिजनेस के लिए? तो इन सब चीज़ों को ही, इन सब फ्लॉज को ही पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए अ, नया नया ऑर्गेनाइजेशन, नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया है पार्टनरशिप का। इस कारण से ही पार्टनरशिप का जन्म हुआ है, आप ये कह सकते हैं। पहली लाइन आपकी यही बोल रही है आपकी एनसीईआरटी में, द इनहेरिटेड डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होती थी? फाइनेंस नहीं मिलते थे, आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करोगे, उसको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप जो वो है, वो एक सही ऑप्शन दिखा। पार्टनरशिप जो है वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर आया है। जैसे कि आपको कैपिटल है, 3-4 पार्टनर मिलकर आएंगे। कहाँ आप अपने एक बिजनेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर मान लीजिए अब 4 पार्टनर आएंगे तो 40,000 रुपये आ पाएंगे आपके पास। उसके साथ साथ आपके पास स्किल्स भी आ पाएगी, उसके साथ शेयरिंग ऑफ रिस्क कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये किसके अंडर गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न होता है। जो रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि जो रिलेशन होता है बिटवीन द पार्टनर्स डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या होती है। कि पार्टनरशिप वो होती है जिसमें लोग साथ में आते हैं और अपना जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं। सारे चीजों में, सारे लोगों में शेयर होगा, या फिर किसी एक एक कोई बंदा वो बिजनेस का प्रॉफिट लेगा, वो फिर बोल देगा जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, मैं आप लोगों को ऐसे सैलरी दे दूंगा। मतलब कि आपका पोर्शन बहुत कम होगा, आप कैपिटल कम रेशियो में लगाओगे पैसा, जो भी उन लोगों के बीच में अरेंजमेंट होगा। ये जनरली एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको बताई गई है, ये आप याद कर लीजिएगा आपके आंसर राइटिंग के स्टार्टिंग में। आप ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन कोट कर सकते हो विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। फिर आप ये करके 2-3 बार याद बोलोगे तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। अब फीचर्स चलते हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न होती है। ये एक लीगल एग्रीमेंट के अंदर गवर्न होती है, जहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि पार्टनर के आपस में रिलेशन कैसे रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे हम बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, किस तरीके से हम बिजनेस को लॉफुल बनाएंगे, हमारा जो बिजनेस है उसका मोटिव क्या रहेगा, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, है ना। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और वो चैरिटेबल पर्पस के लिए आते हैं, या फिर वो फिलंथ्रॉफी के लिए आते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। ध्यान रखिए, बिजनेस में, ट्रेड में, कॉमर्स में, पार्टनरशिप में, सब में प्रॉफिट इन्वॉल्व रहता है। अगर आप कोई भी बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो तो वो बिजनेस रहेगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या रहेगी पार्टनर की? पार्टनर्स में जो किस रेशियो में रहेगी? कैपिटल के रेशियो में रहेगी, या फिर किस रेशियो में आप लोग जो पार्टनरशिप की फर्म की जो लाइबिलिटी है वो किस रेशियो में शेयर करोगे? पार्टनर्स की जो, जैसे सोलो प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है, वैसे ही पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। पर्सनल एसेट्स में बी यूज फॉर रीपिंग डेट। पर्सनल एसेट्स भी, जो डेट है, जो भी आपका कर्जा है, बैंक का कर्जा है, या फिर आपके जो भी क्रेडिटर्स का, जो भी आपके डेटर्स का कर्जा है ना, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको क्रेडिटर्स को जो भी देना है, आप जिसके डेटर हो, आपको आपके जो क्रेडिटर है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो क्रेडिटर शो हो रहे हैं, जो आपके देनदार हैं, उनको जो डेट रीपे करना है वो किस रेशियो में होगा। पार्टनर्स आर जॉइंटली और इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट, है ना। कोई एक रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जॉइंटली, अगर जॉइंटली होते हैं तो सारे पार्टनर्स डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिस प्रपोर्शन में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मेनली उसी प्रपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है,
जनरल कंडीशन, आइडियल कंडीशन तो ये होती है। इंडिविजुअली टू ईच पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेट के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। ऐसा पार्टनर कैन लेटर रिकवर फ्रॉम द अदर पार्टनर एंड मनी और मनी इक्विवेलेंट टू द शेयर, मतलब कि ये देखिए मेन करके आप ये देखिए कि सारा अरेंजमेंट के ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि डेट देना है, ठीक है चलो आज मेरे पास पैसा है मैं अपने पास से डेट दे देता हूँ, पर कल जो प्रॉफिट आएगा उसमें से तुम हिस्सा मत लेना, उसमें से तुम्हारे हिस्से का जो प्रॉफिट है वो मैं ले लूंगा, क्योंकि आज तुम्हारे हिस्से का लॉस मैंने पे किया है। उनका जो भी एग्रीमेंट रहेगा आपस में, जो भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी उस पर्पज से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। ये सारी डेफिनेशन आपको आप याद कर सकते हैं। एच एन हेनली क्या बोलते हैं? हेने क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस कॉम्पिटेंट, जो कि मतलब कि कॉम्पिटेंट होते हैं, समर्थ होते हैं कॉन्टैक्ट करने में, और एक एग्री करते हैं वो एक लॉफुल बिजनेस को कंडक्ट करने में विद व्यू प्राइवेट गेन, विद अ व्यू टू मोटिव अर्न प्रॉफिट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पार्टनर्स जो कि एग्री करते हैं कि हाँ हमारी जो प्रॉपर्टी होगी, स्किल्स होगी, लेबर होगी, वो कंबाइन होगी और हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करेंगे। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? जो पार्टनर्स होते हैं bear the risk involved in running a business as a team, the rewards come in the form of profit। उसके बाद सारा ही रिस्क बेयरिंग जो होती है वो सारे ही पहले ही प्री डिटरमाइंड रेशियो सेट हो जाते हैं कि अगर लॉस होगा तो वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट होगा तो वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग उन्हीं का ही होता है। डिसीजन जनरली म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर लिया जाता है, ठीक है, जॉइंट एफर्ट के थ्रू ही रहता है, इसके कारण से तो पार्टनरशिप है। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, मतलब जैसे अगर किसी की पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो रिटायरमेंट ले लेता है, या फिर कोई पार्टनर इस मेंटल कंडीशन में नहीं रहता कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए, है ना, इंसेनिटी जिसको बोलते हैं, तो बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जो है वो बंद होने की कगार पे आ सकती है। अगर उसके जाने पर ये रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर होता है कि वो कंटिन्यू करना चाहे या फिर नहीं चाहे, ठीक है। ये सारे प्री एंड कंडीशंस होती है, प्री कंडीशंस होती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली टू होने चाहिए, पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर एक पार्टनरशिप फर्म में 100 हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू सो एंड सो ये है, पर एट प्रेजेंट जो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट 100 तक कर सकती है, 100 तक पावर है करने की, पर प्रेजेंट में भी 50 है। म्यूचुअल एजेंसी है, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी पार्टनरशिप म्यूचुअल, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, आप घर पे देखिए अपने मम्मी पापा के बीच में पार्टनरशिप होती है ना। एक जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी पार्टनरशिप ही है ये एक तरीके से, है ना। इन अदर वर्ड्स ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट द फैक्ट दैट इट इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि पूरा सब कुछ सब लोग इक्वल करेंगे या फिर मैं तुम्हारे बेहाफ पे करूंगा, मतलब सारा काम मैं करूंगा तुम्हारे बेहाफ पे। तुम पार्टनर हो इस फॉर्म के, तुम पार्टनर हो, कर्तव्य तुम्हारा भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी बनती है, पर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बेहाफ से मैं कर दूंगा, तो मैं तुम्हारा एक तरीके से एजेंट हो गया। मैं प्रिंसिपल खुद के काम के लिए भी हूँ, पर मैं एजेंट तुम्हारे काम के लिए हूँ, ठीक है। तो ही इज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट देम एंड देयरफॉर बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो एक स्टेट है उसमें मैं हूँ और वहीं पर ही मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे जो और पार्टनर्स हैं वो अलग अलग स्टेट में हैं, तो मैं उनके बिहाफ से भी बिजनेस चला रहा हूँ ना, मैं उनके बिहाफ से भी बिजनेस चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, नहीं, मैं उनके बिहाफ से भी, उनका भी पैसा लगा हुआ है, तो वो मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ उनके बिहाफ से। मैं प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ अपने लिए और मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ उनके बिहाफ से, ठीक है। मैरिट्स में क्या है? इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वही है, कुछ ज़्यादा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है, एक एग्रीमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो ठीक है, वरना अगर नहीं चल रहा है तो आप इसको बंद कर दीजिए, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दीजिए। क्लोजर ऑफ द फॉर्म टू इज एन इजी टास्क होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहती है, सब लोग पार्टनर जो होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इंडिविजुअल है, बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स्ड टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज, this not only reduce the burden of work but only
वही है ना, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहती है, सब काम डिवाइड रहता है आपस में कि चलो तुम ये कर रहे हो तो तुम ये करो, तुम वो करो, मैं ये करता हूँ, तो एक बैलेंस्ड एक्टिविटी है। मोर फंड्स आप कलेक्ट कर सकते हो। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी हो जाता है, जितने ज्यादा पार्टनर उतनी ज्यादा रिस्क। सीक्रेसी भी हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स एंड, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टरली अपने जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेबी पे, स्टॉक एक्सचेंज पर डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, बट पार्टनरशिप के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीक्रेसी भी मेंटेन होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये समझ में आया क्या? नंबर अभी प्रेजेंटली है 100 है, 100 हो सकते हैं, तो प्रेजेंटली 50 है। इसमें क्या है कि एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट चाहे तो बिना एक्ट को पास किए, मतलब कि अगर आप कुछ भी प्रेजेंट एक्ट में कुछ भी आप चेंजेस करते हो तो फिर से नया एक अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तो अभी 50 है, और बिना अमेंडमेंट लाए हुए, बिना कुछ नया एक्ट पास किए हुए गवर्नमेंट जो है वो इन 50 को 100 तक लेकर जा सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को एक नया एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि लिमिट 100 नहीं हो जाती। अभी 50 है तो अगले साल गवर्नमेंट 60 पास कर सकती है, उसके लिए एक सर्कुलर निकाल के कि 50 की जगह 60 हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास टोटल अथॉरिटी जो है, पार्लियामेंट से जो टोटल अथॉरिटी मिली है वो 100 की मिली है। वो बात एक अलग है कि एट प्रेजेंट 50 की है कुछ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूंगी। लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। आपके पर्सनल आपकी एसेट्स भी अटैच की जा सकती हैं। पार्टनर आर लायबल टू रीपे डेट इवन फ्रॉम, आपके जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं, आपका जो घर है और आपकी जो पर्सनल एसेट है उसमें से भी मनी रिकवर की जा सकती है अगर आपका बिजनेस सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है आपके डेट रीपे करने के लिए। जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो जॉइंट भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। सेवरल मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, फिर उसके बाद उनको रीपे करना होता है एंटायर डेट। अगर कोई अदर पार्टनर नहीं है, उसके पास पर्सनल एसेट नहीं है, तो जिसके पास है उसके से पूरा एसेट उसका, उसकी एसेट से पूरा रिकवर कर लिया जाएगा। लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं। देयर इज एन रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, है ना, कि आप इतने अभी जैसे प्रेजेंट से 50 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो एक आप बियॉन्ड, एक जैसे कंपनी में आप कंपनी में साइज इंक्रीज कर सकते हो एम्प्लॉयज का, वैसे पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपका एक ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि आप इस वाली लिमिट से ज्यादा आप अपनी जो फर्म है उसका साइज नहीं बढ़ा सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं, जितनी कहते हैं ना, जितने ज्यादा बर्तन उतनी ज्यादा आवाज आती है। अगर ऐसा भी हो सकता है, बहुत ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होगा। मान लो फॉर्म में 10 पार्टनर है, एक ने कुछ बोला, एक ने कुछ बोला, एक ने कुछ बोला, नहीं बन पाया, नहीं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाई, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा रहते हैं। पार्टनरशिप इज रन बाय ग्रुप ऑफ बिजनेस, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, वो डिसीजन मेकिंग से ही चलती है। डिसीजन ऑफ वन पार्टनर दूसरे पर ही बाइंड रहते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे को एक्सेप्टेबल हो। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? आपस में मतभेद हो गया, कोई पार्टनर की डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, नहीं कंटिन्यू कर पाए, या फिर फ्रेश कर भी सकते हैं, फ्रेश एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करके कर सकते हैं, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले रही होगी। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब कि आपकी एक बेस नहीं रहता ना कि हाँ आप, हम आप पे क्यों विश्वास करें। मतलब कि आप चाहो तो आपका कल बीच में आप लोगों की आपस में लड़ाई होगी तो आप तो पार्टनरशिप बंद, फर्म बंद करके चले जाओगे, हमारा क्या। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम रहता है, पब्लिक का विश्वास थोड़ा सा पार्टनरशिप फर्म्स कम अचीव कर पाती हैं कंपेयर टू कंपनी। पार्टनरशिप फर्म क्योंकि लीगली रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लीगली बाइंडिंग नहीं रहती। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी नहीं रहती। पब्लिक के पास कुछ जाता नहीं है, पब्लिक के पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके ऊपर विश्वास हम कैसे करें। अब पार्टनरशिप फर्म, कितने तरीके की पार्टनरशिप फर्म होती है? पार्टनरशिप फर्म बहुत तरीके की हो सकती हैं। हम देखते हैं एक्टिव पार्टनर, जो भी जैसे 10 पार्टनर हैं वो सारे एक्टिव हैं, वो रोज ऑफिस आ रहे हैं, वो रोज पूरे उसमें ना इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, सारे लॉस प्रॉफिट वगैरह वो शेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये एक्टिव पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होते हैं? जो कि डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। वो मेयरली कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, उनका प्रॉफिट में हिस्सा होता है, पर वो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। सीक्रेट पार्टनर, फॉर्म ने पार्टनरशिप फॉर्म में कोई सीक्रेट पार्टनर है जो उनको एडवाइस कर रहा है पर वो पब्लिक को नहीं पता,
है ना, वो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स, कंपनी के जो फॉर्म के जो क्रेडिटर्स रहेंगे, पर वो जनरल पब्लिक को नहीं मालूम रहता। नॉमिनल पार्टनर इज द वन who allows the use of his or her name by a firm but does not contribute capital, मतलब हम उसका सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं पर वो कैपिटल में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, एक्टिव मैनेजमेंट में कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका कुछ हिस्सा नहीं है अदर पार्टनर के जैसे, है ना, तो वो नॉमिनल पार्टनर का नाम मात्र के पार्टनर है। पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉपल क्या होता है। स्टॉपल मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना, या फिर आपने कोई डिसीजन लिया है, अब आप उस डिसीजन से पीछे नहीं जा सकते, ये जुडिशियल टर्म है। पार्टनर बाय स्टॉपर मतलब कि आपने ये कमिट कर दिया है कि आप इस फर्म के पार्टनर हो, अब आप इस डिसीजन से पीछे नहीं जा सकते। मतलब कि आपकी एक्टिविटीज से आप लोगों को ऐसा दिखाते हो कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदारी आपकी होती है, अब आप इससे पीछे नहीं जा सकते। एक्चुअली में वो पार्टनर नहीं है। आगे समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है आपका। हाँ, एक सीमा है, एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में एक सीमा पार्टनर है, उसकी फ्रेंड है रानी। रानी जो है वो सीमा के साथ बिजनेस मीटिंग करती है, सारे एक्टिवली डिसीजन लेती है, नेगोशिएशन करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। रानी वुड बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ सच दैट एज ही शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तो क्लाइंट्स को तो ये लगेगा ना कि जो रानी है वो एक्टिव पार्टनर है, बट एक्चुअली में एक्टिव पार्टनर नहीं है। पर आपने ऐसा काम किया है जिससे लोगों को लग रहा है कि आप एक्टिव पार्टनर हो, तो इसका मतलब आप एक्टिव पार्टनर रहोगे, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। पार्टनर बाय स्टॉपर, स्टॉपर मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, या फिर आपने कुछ डिसीजन ले लिया है उससे आप पीछे नहीं आ सकते, वो डिसीजन को रिवर्स करने से रोकना, ये होता है स्टॉपर। फिर आप पार्टनर estoppel, पार्टनर बाय estoppel, a person is considered a partner by estoppel if थ्रू हिज ओन इनिशिएटिव, मतलब मैं खुद जानबूझकर ऐसा कुछ कर रही हूँ, मेरा खुद कुछ ऐसा बिहेवियर है जिससे मार्केट में या फिर जिससे क्लाइंट्स पर ये इंप्रेशन जा रहा है कि मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ, तो अब मैं इस लायबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि मैंने खुद ये लोगों को जताया है कि मैं इस फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक्टिव पार्टनर है, इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, मैनेजमेंट वगैरह ये सब है, स्लीपिंग में भी सब कुछ होता है, बट ये डे टू डे में पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ इतना ही अंतर होता है। सीक्रेट पार्टनर है, सब कुछ करते हैं, बस ये है कि लोगों को नहीं पता होता कि ये जो बंदा है वो इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनरशिप नाम का पार्टनर होता है, कुछ नहीं करता वो। पार्टनर बाय स्टॉपल, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपका हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आप पार्टनर बनोगे, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। अगर कुछ कल को हो जाता है तो वो आप उसमें जिम्मेदार रहोगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पहले समझते हैं उसके बाद करते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? A partner by holding out is a person who thought is not a partner in a firm but knowingly allows himself herself to be represented as a partner in the firm. Such a person become liable to outside creditors for repayment of any debt which has been extended to the firm on the basis of such representation. In case he is not really a partner and want to save himself from such liability, he should immediately issue a denial and clarify his position that he is not a partner. If he does not do so, he will be responsible to the third party for any such debt. आप कुछ ऐसा करते हो, आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे आप उस फॉर्म के पार्टनर नहीं हो पर आप उस फॉर्म के पार्टनर लगते हो, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जाता है। स्टॉपल में क्या हो रहा था? आप जानबूझ के वो काम कर रहे थे, आप एक्चुअली में काम कर रहे थे। और होल्डिंग आउट में क्या रहता है? आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे लोगों को लगने लगता है। हम कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी किसी कंपनी से कनेक्ट नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी किसी कंपनी से कनेक्ट नहीं है, पर जाने अनजाने में ऐसा हमको लगने लगता है एडवर्टीजमेंट से या फिर उसके डिसीजन मेकिंग से, या फिर वो ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है जिससे हमको लगता है कि ये जो एक्टर है वो उस कंपनी से रिलेटेड है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, जाने अनजाने में किया हुआ है। तो उस केस में आपको पूरा क्लेरिफाई करना पड़ेगा, आपको पूरा पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मेरा इस फॉर्म से कोई भी संबंध नहीं है, और मैं अगर इफ इन फ्यूचर में अगर इस फॉर्म पे कुछ डेट आते हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज नॉट कंट्रीब्यूट, ये कुछ भी नहीं करते हैं पर इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है अगर ये क्लैरिफाई नहीं करते हैं तो।
अब आ जाते हैं माइनर एज अ पार्टनर। पार्टनरशिप इज बेस्ड, पार्टनरशिप जो होता है वो मेनली एक लीगल कॉन्टैक्ट पे होता है, दो पर्सन उनके बीच में जो शेयर करते हैं, जो एग्री करते हैं कि ठीक है जो बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम शेयर करेंगे। पर माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट है किसी वैलिड कॉन्टैक्ट को एंटर करने में। आप किसी माइनर के साथ एक कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो इस बेसिस पे वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक वैलिड कॉन्टैक्ट है और आप किसी माइनर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली आप किसी फर्म में, किसी पार्टनरशिप फर्म में माइनर को एडमिट नहीं कर सकते। बट माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अगर अदर पार्टनर चाहें तो वो माइनर को अपने फर्म में एंट्री दिलवा सकते हैं। इस केस में उसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है फर्म में उतनी। वो एलिजिबल नहीं रहेगा मैनेजमेंट के जो भी एक्टिव डिसीजन है उनमें पार्टिसिपेट करने। माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा और उसको लॉस बियर करने को नहीं बोला जाएगा। अगर वो चाहे तो फॉर्म के अकाउंट जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर माइनर का जो स्टेटस चेंज होता है मेजोरिटी में, फिर मेजोरिटी में वो फिर डिसाइड करेगा क्या वो फॉर्म का पार्टनर बनना चाहता है या फिर नहीं बनना चाहता। ठीक है, ही हैज टू गिव, उसको एक पब्लिक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एक माइनर मेजोरिटी अटेंड करने के बाद 6 महीने के अंदर। और अगर वो नहीं देता है कि उसका जो भी डिसीजन हो, और अगर वो पब्लिक नोटिस में नहीं देता है 6 महीने के अंदर, तो वो एक फुल फ्लेज पार्टनर माना जाएगा। और वो सारे जो फर्म के जो डेट होंगे, जो भी लाइबिलिटी होगी, जो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, वो उसमें हिस्सेदार माना जाएगा जैसे कि और पार्टनर है। माइनर अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी, उसको 6 महीने के अंदर अपना डिसीजन पब्लिक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो एक फुल फ्लेज पार्टनर है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स जो होते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पे और एक लाइबिलिटी के बेसिस पे। कितनी ड्यूरेशन रहेगी और कितनी लाइबिलिटी, कैसी लाइबिलिटी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी या फिर लिमिटेड रहेगी। ड्यूरेशन के बेसिस पे दो तरीके की पार्टनरशिप रहती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ड्यूरेशन मतलब कि पार्टनरशिप एट विल मतलब कि हमारा जब तक मन करेगा पार्टनरशिप में, कि जब तक हमारा मन करेगा तब तक हम पार्टनरशिप चलाएंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम नहीं करेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब आप किसी स्पेसिफिक मोटिव को अचीव करने के लिए जब पार्टनरशिप आप फर्म बनाते हो तो वो होती है एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आगे इसको समझते हैं। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि ये पार्टनर की विल पर डिपेंड करता है इसका एग्जिस्टेंस। इफ कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट। अगर आपको जितना, जब तक हमारी मर्जी होगी तभी हम, तब तक ही हम इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर जब नहीं होंगे तो आप एक दूसरे को नोटिस दे दीजिएगा, तो आपकी पार्टनरशिप से आप विड्रॉ कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, एक पर्टिकुलर को ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जैसे कि कोई डैम बनाना है या फिर रोड बनानी है, तो उस कारण से आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में आते हो कि ठीक है चलो हम एक रोड बनाते हैं, तो इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या होगा, इस कारण से हम एक पार्टनरशिप फॉर्म करें, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। लायबिलिटी के बेसिस पे क्या रहेगी, जनरल पार्टनरशिप रहेगी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि लिमिटेड होती है, जॉइंट रहती है। पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में, आप मैनेजमेंट के डिसीजंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक दूसरे का डिसीजन एक दूसरे के ऊपर बाइंड रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उस केस में क्या रहेगा, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो जनरल पार्टनरशिप में होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है वो, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर इज द रेस्ट में है लिमिटेड लायबिलिटी। कैसा जैसा हुआ, HUF जैसा। ठीक है, सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ। ऐसी जो पार्टनरशिप होती है वो किसी के डेथ से या फिर इंसॉल्वेंसी से नहीं dissolve होती. The limited partnership does not enjoy the right of management and their right does not bind the firm or the other partner. इस वाली में क्या होता है कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो होता है वो मेन होता है, उसी का ही डिसीजन चलता है और उसी की ही जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इस टाइप की पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं ना, द लिमिटेड पार्टनर डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डज नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक जो मेन आदमी रहता है उसी की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में उनका कुछ राइट भी नहीं रहता, जो जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है,
आप रिस्क आप बियर नहीं करना चाहते हो, तो आपका से भी मैनेजमेंट में जो आप मैनेजमेंट से बोलोगे वो भी आपका पूरा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इंडिया में परमिटेड नहीं थी, पर ये जो परमिशन है, द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी जनरेटेड हुई आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल न्यू एंटरप्राइज पॉलिसी जो हुई 1991 में, वो आया। फिर उसके बाद ये वाली पार्टनरशिप भी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। ये आइडिया है, द आइडिया मच बिहाइंड सच अ मूव, ये एनेबल करता है पार्टनरशिप फर्म का कि आप एक इक्विटी कैपिटल अपने फ्रेंड से अलॉट कर पाओ, अपने रिलेटिव से कर पाओ। ठीक है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रॉस इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब कि इसमें क्या बोल रहे हैं, मुझे आपके बिजनेस में सपोर्ट तो करना है, पर मैं जो बिजनेस में रिस्क होगी वो मैं पूरा नहीं लेना चाहता। मैं आपके बिजनेस में कैपिटल तो डाल दूंगा, पर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर आप जनरल पार्टनरशिप कैरी करना चाहते हो, अगर आप जनरल पार्टनरशिप कैरी करोगे तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो जितने भी पार्टनर रहेंगे सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। इस डेफिशिएंसी को और इस फ्लॉ को ओवरकम करने के लिए ही आया लिमिटेड पार्टनरशिप। मैंने बोला मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, डिसीजन मेरा रहेगा, मैं चलाऊंगा, बस तुम लोग सिर्फ कैपिटल दे दो मुझे। ठीक है, आई बात समझ में? आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कैपिटल तक रहेगा, आपका से कुछ नहीं रहेगा, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। आपको मतलब नहीं, बस आप मुझे पैसा दे दो, ये चीज है। ठीक है। आप पार्टनरशिप डीड समझते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वही पार्टनरशिप जो लिखा पड़ी होती है, जिस डॉक्यूमेंट में रहेगी, वही पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। पार्टनरशिप डीड एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। मतलब पार्टनरशिप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही पार्टनर्स जो होते हैं वो साथ में आके बिजनेस करते हैं। ठीक है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, एक लिखावट में एग्रीमेंट होना चाहिए, कल को पलट नहीं जाए। मैंने बोला था अपना 50-50 रहेगा, कल को वो बोला कि नहीं हमने 60-40 किया था। ऐसा कैसे? अगर लिखावट में चीज रहेगी तो तुमको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी। एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। इवन दो इट इज नॉट असेंशियल टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट ही करना है। आपकी पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट ही होना चाहिए। पर पर रिटर्न एग्रीमेंट हो तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं। पार्टनरशिप डीड में जनरली क्या होती है, पार्टनर का फॉर्म का नाम क्या रहेगा, बिजनेस क्या रहेगा, बिजनेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कौन पार्टनर कितना इन्वेस्ट करेगा, हम एम्प्लॉय अगर रखेंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, सो एंड सो वगैरह, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर होती है। अगर आपकी रिटर्न पार्टनरशिप है तो, रिटर्न पार्टनरशिप डीड है तो। वैसे एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हो, आप एक अपने फर्म का नाम रखते हो, तो उस डीड को आप रजिस्टर करवाते हो। इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या होता है, जो कि ऑप्शनल है पूरा। आगे पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। Registration of a partnership firm means the entering of a firm's name along with the relevant prescribed particular in the registrar of firms kept with the registrar of firms। ये प्रूफ होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है। मतलब कि आप तो पहले साथ में आए, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि ठीक है हम ये वाला बिजनेस करेंगे, आपने रिटर्न पार्टनरशिप वाला फॉर्मूला अडॉप्ट किया, आपने पार्टनरशिप डीड आपने रिटर्न करवाई। ठीक है। अब आप जो, क्योंकि एक्ट से गवर्न है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न है, ऊपर अपन ने देखा था, तो आप अगर इस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा लेते हो, उसमें सील सिक्के लगवा लेते हो, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगी। अगर कल को कोई पार्टनर अगेंस्ट जाता है या फिर कोई भी कोई भी मिसचीफ करता है, तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। ठीक है। आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो कि नहीं हमने तो 50-50 का प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन का डिसाइड किया था, पर अब ये बोल रहा है कि नहीं 60-40 है, तो आप इसके अगेंस्ट जो है क्लेम कर सकते हो कि नहीं हमारी पार्टनरशिप फर्म में डीड में ऐसा बोला था, और आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, अपने पास प्रूफ रहेगा। पर ये ऑप्शनल रहता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हो या फिर नहीं करवाना चाहते। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप डीड को आप मतलब फर्म को डीड के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो बहुत सारे बेनिफिट से आप डिप्राइव्ड हो जाओगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप फॉर्म को नहीं रजिस्टर करवाते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? रजिस्टर्ड होती है, आप सूट फाइल नहीं कर सकते, है ना, आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, आप अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्सिक्वेंस के, इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंस, इसी परिणाम को देखते हुए ये एडवाइजेबल है कि आप अगर पार्टनरशिप
में एंटर करते हैं। और ये आप लोगों के लिए भी, अगर आप फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ। सबसे पहले आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको लिखो और उसको रजिस्टर करवाओ। बिकॉज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942 द पार्टनर में गेट द फर्म रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द स्टेट इन विच, जो जिस फर्म में, जैसे कि मध्य प्रदेश में मैं हूँ, मैं अगर मध्य प्रदेश में कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करती हूँ तो मैं यहाँ के रजिस्ट्रार से अपनी जो डीड है, पार्टनरशिप डीड है, वो रजिस्टर करवाऊंगी। मतलब इनडायरेक्टली मैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवाऊंगी। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। प्रोसीजर क्या रहता है, आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास ये सारी चीज़ें लगती हैं। फिर उसके बाद डिपॉजिट भी, कुछ फीस भी डिपॉजिट लगती है। फिर उसके बाद द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल एक एंट्री करता है अपने रजिस्टर में, सब कुछ चीज़ ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद अपने रजिस्टर में एक एंट्री करता है, ठीक है। फिर उससे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। ये आपका हुआ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो फिर ये वाला हुआ, ये सारी जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप फर्म क्या बताई है इसमें। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी होती है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपना प्रमोट करते हो इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो प्राइस वाटर PwC है, जो PwC है, जो बिग फोर है PwC, वो पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी। फिर उसके बाद वो लेटर उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म, तो अपने आप को पार्टनरशिप को अपने को एक्सपेंड किया, पर वो अर्लियर एक पार्टनरशिप फर्म थी PwC। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये उतना कुछ हो नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हो। हाँ, अपने आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम फिर से अलग से करेंगे, पहले आप थोड़ा थोड़ा हम ही कवर करेंगे, आप पहले इतना इतना पढ़ लीजिए, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है पूरा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। आप लोग पढ़ के आइए, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।